नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मतलबी लोग। ठंड में सिकुड़ रहे 70 साल के प्रकाश जी राह पर जलाए गए एक अलाव के पास जाकर बैठ गए। दिसंबर की रात काटने के लिए कोई तो सहारा चाहिए था। उसके चारों तरफ उनके जैसे और भी बेसहारा लोग बैठे थे। सबके सब हाथ ताप रहे थे। मौसम कुछ बारिश का सा और सब लोग दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो। सभी फुटपाथ पर सोने वाले लोग थे जिनके पास थोड़े बिस्तर तो थे मगर सिर छुपाने को जगह ना थी। और प्रकाश जी के पास तो बिस्तर तक नहीं था, क्योंकि 1 घंटे पहले उन्हें उनके ही घर से धक्का दे दिया गया था। उन्हें पहली बार पता चला कि बाहर कितनी सर्दी हुआ करती है और वो लोग के चेहरे ताक रहे थे, लेकिन उन्हें अच्छे खासे कपड़ों में देख उनके बारे में सोच रहे थे। किसी ने कहा, साहब आपकी ट्रेन छूट गई क्या? प्रकाश जी ने कहा, नहीं ट्रेन तो नहीं छूटी मगर हाथ छूट गए। वो लगभग 70 साल का व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं साहब, आप भीड़ में छूट गए क्या? फोन कर लीजिए अपने घर पर, घर वाले लेने आ जाएंगे। प्रकाश जी की बुझी बुझी आवाज़ गले में ही दब कर रह गई, जब कोई नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बारिश की बूंदें गिरने लगीं और इस समय एक एक बूंद देह जमाने का काम करने वाली थी। सभी लोग आग तापना छोड़कर फुटपाथ पर लगे बिस्तर समेटने लगे थे। बेबस से प्रकाश जी इस समय अपने आंसू भी किसी को दिखा नहीं सकते और कंधे पर बैग टांगे इधर उधर देख रहे थे। लाचार खड़े थे, क्योंकि अब फुटपाथ भी नहीं बचा था। बारिश में ही उन्होंने तेज कदमों से जल्दी जल्दी सड़क नाप दी और उन्हें एक मंदिर नजर आ गया। मंदिर से दूर आते गए और एक अस्पताल के बाहर बैठ गए। यहाँ से कोई नहीं भगाएगा। बेंच पर बैठे प्रकाश जी ने वहीं कंबल ओढ़ लिया और लेट गए। जाने क्यों शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। फिर से कोई उन्हें हिला रहा था, जिस कारण वो फिर से उठ गए। आंखें धीरे से खोली तो सामने एक बच्चे को देखा जो हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। साथ में उसके माता पिता थे। ले लीजिए अंकल, सामने से खाना मिल रहा था, जो उन लोगों ने हाथ में थमाया और हाथ जोड़कर चले गए। अब तो भीख भी मिलने लगी। प्रकाश जी इस बार आंसू न रोक सके और उन्हें बीती बातें याद आने लगी। 5 साल पहले ही तो बात है, जब सुहानी को अपने बेटे अमन के लिए ब्याह कर लाए थे, जब घर में खुशहाली थी और पैर जमीन पर ना थे। बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम ही संभालो, मैं तो थक चुका हूँ ये काम। वाइस तो तुम्हारी सास का था, मगर वो तो रही नहीं तो मैंने कर दिया। प्रकाश जी ने सब कुछ सुहानी के हवाले कर दिया, क्योंकि पत्नी रमा की 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी। प्रकाश जी ने जमीन के कागजात, लॉकर की चाबी जिसमें सास के गहने थे, वो सब सुहानी को सौंप दिया था और घर को भी सुहानी के नाम कर दिया था। यही लक्ष्मी है। सुहानी एक बेहद संपन्न परिवार से थी और उसके घर में नौकर चाकर रखने का चलन था। प्रकाश जी ने भी उसके आते ही घर में 2 नौकर लगा दिए थे, जिससे सुहानी को कोई परेशानी ना हो और घर की याद ना आए। कभी ये ख्याल ना आए कि उसकी ससुराल उसके घर की तुलना में किसी की तरह से कम है। सुहानी को बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में अपनाया था, लेकिन सुहानी हमेशा उनकी बुराई किया करती थी। अमन, तुम्हारे पापा इतना सब करके बदले में क्या चाहते हैं? कि मैं उनके पैर की जूती बन जाऊं? उनकी नौकर नहीं हूं मैं। रहना है तो ठीक से रहें, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। सुहानी बहू आंखें तरेती हुए बोल रही थी। प्रकाश जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और उठाना भूल गए। इस बात के लिए सुहानी इतने रूखेपन से भूल गई थी। धर्मशाला मेरा ही तो घर है, नौकर चाकर लगा दिया और गिलास रखा छोड़ भी दिया तो कोई गुनाह किया है क्या? प्रकाश जी ने इतना कहा और सुहानी को जैसे आग ही लग गई। इससे बड़ा घर है मेरा और मैं इस छोटे से घर में रह रही हूँ। कोई महल नहीं दे दिया आपने मुझे, जिसका ताना मार रहे हैं। तभी अमन आया और पूछने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों ना चिल्लाऊं मैं, तुम्हारे पापा मुझे नौकर चाकर का ताना मार रहे हैं। अगर मैं कह दिया कि गिलास ऐसे मत छोड़ा कीजिए तो इन्हें बुरा लग गया, मैं अकेली क्या करूँगी? अमन ने अपने पापा से कहा, अरे पापा, आप तो जानते हैं सुहानी का स्वभाव, क्यों पंगा लेते हैं इससे? प्रकाश जी को समझ नहीं आया कि अमन किसको गलत कह रहा है। प्रकाश जी ने कहा, इसका मतलब मैं गलत हूँ क्योंकि मैंने पंगा ले लिया। इसके संस्कार कैसे हैं तुम ये नहीं देखोगे? प्रकाश जी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, मगर अमन ने उनको ही समझाया, क्योंकि जानता था सुहानी को समझाना अंगारे छूने के बराबर है। प्रकाश जी इस बात से तिलमिलाए हुए पार्क जाकर बैठ गए। थोड़ी देर ठंडी हवा में खुद का दिमाग शांत करने की कोशिश की, मगर कोई असर न हुआ। एक दोस्त आ निकला तो उससे बात करने लगे, राजेश यार, मैंने क्या कमी कर दी? सब किया, मगर आज मैं ही गलत क्यों हूँ? उसके दोस्त राजेश जी ने कहा,
प्रकाश, परिस्थिति हमेशा एक पक्ष में नहीं रहती, भले तुम कितने ही सही हो, चुप रहने में ही भलाई है, वरना दो हिस्से होने में देर नहीं लगेगी। मैं अपने परिवार में झेल चुका हूँ। प्रकाश जी कुछ न बोल पाए, मगर दिल में उठता जो आज शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आज सुहानी का ऐसा रूप देखकर हैरान थे। शाम को घर गए तो अमन कहने लगा, पापा आपने सारा दिन कहाँ बिता दिया, इधर कितनी परेशानी हुई। प्रकाश जी को ये जानकर अच्छा लगा कि उसके बिना सब घर में परेशान थे। प्रकाश जी ने अमन से कहा, अरे मैं तो बस पार्क में था, फिर दोस्त के साथ मंदिर चला गया। अमन ने तुरंत कहा, पापा आपने घूमने में दिन बिता दिया और यहाँ इतना काम था, मुझे सुहानी ने ऑफिस से बुला लिया। सुहानी आकर झट से बोल पड़ी, और क्या करती अमन, तुम्हारे पापा तो मुंह फुलाकर बाहर चले गए, जाने ऐसा अभी मैंने क्या कह दिया। प्रकाश जी का दिल जैसे टूट ही गया था। वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या उनके घर में उनकी कद्र यही थी? ये सोच सोचकर उनका दिल दुखी होने लगा था। अपने कमरे में जाकर दुखी मन से बैठे ही थे कि अमन ने आकर कहा, बाजार से ये सामान ला दीजिए। प्रकाश जी जाकर सामान ले आए, और मगर सुहानी देखते ही जोर से बोलने लगी, इतने का बिल बनवा लाए हैं, बताइए कितने पैसे अपनी जेब में डाले हैं आपने। प्रकाश जी को फिर से एक झटका लगा था। प्रकाश जी ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा, इतने का ही सामान है। सुहानी पैर पटकती अंदर गई और बोली, अमन तुम्हारे बाप के ये ढंग में नहीं झेल सकती, इतना महंगा सामान किसके पैसे से लाए हैं। अमन ने भी जाकर कहा, पापा आपको कौन इतना महंगा सामान देता है, आप तो लुटवा देंगे। प्रकाश जी हैरान थे कि बेटा भी घुमा फिराकर उन्हें ही गलत ठहरा रहा है। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से बेटे को बड़ा किया, तो आज क्या मैं चोरी करूंगा। बेचैन मन को शांत ना और पत्नी की फोटो के पास जाकर रोने लगे। बेटे की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और सुहानी बहू का बर्ताव बुरा होता जा रहा था। अमन के कारण उन्हें बोलने में भी डर लगने लगा था, क्योंकि हर बार प्रकाश जी को ही गलत ठहराया जाता था। नौकरों को भी सुहानी बोलने नहीं देती और उसके इस बर्ताव के कारण नौकरों ने भी उल्टा बोलना शुरू कर दिया था। और एक दिन दोनों ही काम छोड़कर चले गए। अब इसकी गाज भी प्रकाश जी पर आकर गिरी। सारा काम प्रकाश जी पर आ गया, क्योंकि सुहानी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। पूरा दिन सजना संवरना और घूमना बस यही करती थी। सुहानी और प्रकाश जी को अनचाहे भी और बीमारी में भी काम में लगना पड़ता था। सुहानी की नाक पर चढ़ा गुस्सा घर का माहौल तब बिगाड़ ही देता। प्रकाश जी के पास अपनी ही पत्नी के गहने तक भी न बचे थे। अब सुहानी ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। एक बार उनका मन नींबू वाली चाय पीने का करने लगा, जो उनकी पत्नी रमा बनाया करती थी। वही बनाने किचन में चले गए। सुहानी ने घर में हाहाकार मचा दिया, अमन तुम्हारे पापा की उम्र तो इतनी है, लेकिन शौक देखो इनके, जब देखो इनकी जीभ ललचाई रहती है। प्रकाश जी ने तो याद ताज़ा करना चाहते थे, चाय पीकर उनको महसूस करना चाहते थे, मगर सुहानी चाय बनाने तक इतना कुरेदा कि प्रकाश जी ने चाय पीने का इरादा ही छोड़ दिया और दुखी मन से कमरे में आकर बैठ गए। अपने ही घर में बेगाने प्रकाश जी सुकून नहीं महसूस करते थे। परिवार के नाम पर एक पत्नी थी, वो भी भगवान के पास चली गई, क्योंकि बेटा तो अपनी दुनिया में मस्त हो चुका था। एक दिन दोनों बाहर घूमने गए और आने में देर हो गई। भूख लगने पर प्रकाश जी ने किचन में जाकर खुद खाना बना लिया, जबकि पोछा लगाते समय फिसल कर गिरने से चोट लगी थी। अपने लिए रोटी बनाने ही लगे थे कि सुहानी आ गई और उन पर आग बबूला होने लगी। किसने कहा ये रोटी बनाने को? 2 रोटी रखी थी वही नहीं खा सकते थे क्या आप? चलिए हटिए यहाँ से। सुहानी ने ये कहते हुए उन्हें धक्का दे दिया और प्रकाश जी गिर पड़े। उन्हें पहले से ही कमर में दर्द हो रहा था। गिरने के बाद फिर उठ भी ना पाए। अमन ने भी आकर कहा, पापा खाना तो रखा था, फिर क्यों बना रहे थे? बेटा बासी रोटी हजम नहीं होती, पचती नहीं अब से, पहले जैसा नहीं, इसलिए बना रहा था। अमन ने इस बात पर उन्हें जमकर सुनाया और सुहानी ने भी उन्हें धक्का दे दिया कि हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और डॉक्टर ने कह दिया कि इनको खराब खाने से इन्फेक्शन हुआ है। और एक रात अमन के घर में न रहने पर सुहानी ने उन्हें घर से चलता कर दिया। बैग बाहर फेंक कर कहा, इसमें आपका सामान भर दिया, अब अमन के आने से पहले चले जाओ और कभी शकल मत दिखाना। कड़ाके की सर्दी और प्रकाश जी बीमार भी थे, लेकिन सुहानी ने ये सब अनदेखा कर दिया। अंकल जी आप बीमार हैं तो हम दिखा देते हैं, सामने ही तो अस्पताल है। सामने खड़ी बच्चे के साथ आई महिला ने प्रकाश जी को रोते देखकर कहा, जिससे वो अपनी यादों से बाहर आए और हाथ में रखे उस खाने को देखने लगे। फिर से उस महिला ने आवाज़ लगाई तो सामने ध्यान गया। बेटा नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। प्रकाश जी ने उसको मदद के लिए मना कर दिया।
सिसकते हुए उस खाने को खोलकर खाना खाया और फिर से लेट गए। घर से बिछड़े प्रकाश जी के पास कोई उनका दर्द सुनने वाला ना था। अपने मन की व्यथा को दिल में ही रखकर दुखी होने के सिवा कोई रात थी ही नहीं। दिन रात धूप में लेटने के बाद शाम को उठकर कोई छत की तलाश में फिर से बैग उठाकर चल पड़े और एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। याद आया कि जेब में केवल 50 रुपए हैं। चाय वाले से कहकर एक चाय ले ली और एक तरफ बैठ गए। फिर से पत्नी की नींबू की चाय याद आने लगी। तभी उनके कान में आवाज आई, ये छोटू भी आता नहीं, अकेले काम संभालना मुश्किल हो जाता है। अब बर्तन चाय के कौन धोएगा? वो चाय वाला अपनी पत्नी से फोन पर कह रहा था और ये सब प्रकाश जी ने सुन लिया था। उन्होंने उसके पास जाकर कहा, बेटा जब तक बर्तन धोने वाला नहीं है मुझे बता दो, मैं धो दूंगा, जो मन करे दे देना। चाय वाला चौंक गया, अरे आप कैसे करेंगे, इतनी उम्र है आपकी। प्रकाश जी ने कहा, मैं कर लूंगा, भले करवा कर देख लो। प्रकाश जी की आंखों में याचक का भाव और आंसू देखकर उसने उनको काम दे दिया। चाय वाले ने उस वक्त उन्हें काम दे दिया और प्रकाश जी एक तरफ अपना सामान रखकर काम में लग गए। इतनी सर्दी में बर्तन धोना हाड़ कपा रहा था, मगर कांपते हाथों से ही उन्होंने दिन भर काम किए। इस चाय वाले ने उन्हें दिन में खाना भी खिलाया और शाम को कुछ मजदूरी भी दे दी, जिसे पाकर प्रकाश जी रोने लगे। कभी इतने बड़े घर के मालिक हुआ करते थे और नौकरी में अभी अच्छे पद पर थे। आज ये छोटी सी मजदूरी उन्हें उनके गुजारे वक्त की याद दिला रही थी। रात को उन्होंने वही चाय वाले के बाहर रात बिताई। कपकपाती ठंड में एक कंबल ही सहारा था जो कोई सोते हुए उन पर डालकर चला गया था। अगले दिन वही काम उन्हें दोबारा भी मिल गया था और फिर से पैसे भी। प्रकाश जी को काम तो मिल गया था, बस एक छत का इंतजाम बाकी था, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं था। 15 दिन गुजर गए और प्रकाश जी उसकी दुकान पर ही लगे रहे। एक दिन उनका लड़का वापस आ गया और अब वो चाय वाला दुविधा में फंस गया। उसको तो सिर्फ एक आदमी की जरूरत थी। प्रकाश जी ने खुद ही उसका काम छोड़ दिया, क्योंकि किसी और की रोजी उनके कारण छिन जाए उन्हें मंजूर नहीं था। बैठे बैठे उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना जो पैसे जमा हुए हैं उससे सामान इकट्ठा कर नींबू की चाय बनाकर बेची जाए। लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो ये सोचकर वो थोड़ा रुक गए। फिर उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और खाली जगह देखकर एक छोटा चूल्हा बना लिया और थोड़ा सा सामान खरीद कर चाय बनाने लगे। आते जाते लोगों को थोड़ा सा चखने के लिए कहते और फिर पसंद लोग उस चाय का खरीद कर स्वाद लेते। 3 दिन बाद बहुत से लोग आने लगे और चाय की बिक्री बढ़ने लगी। प्रकाश जी ने उस पैसे से और सामान खरीदा और चाय ज़्यादा मात्रा में बनने लगी। इस क्षेत्र में अब वो इस चाय के लिए मशहूर हो चुके थे। लोग उन्हें दूर दूर से कार में बैठकर चाय पीने आते। इस बढ़ते बिजनेस ने उनका जोश व उत्साह काफ़ी बढ़ा दिया था और लोग भी उस समय के मुरीद होने लगे थे। छोटे से चूल्हे से शुरू की चाय बनाने की शुरुआत एक दुकान तक पहुंच गई थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी रमा की द्वारा बनाई जाने वाली अदरक वाली चाय की भी शुरुआत की थी। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी रखा जाने लगा था। वक्त बीतता गया और एक दिन उनकी दुकान पर एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ आए, जिन्हें उनकी बनाई चाय बहुत पसंद आई। उसने तुरंत उन्हें अपने हॉस्पिटल में कैफेटेरिया चलाने का ऑफर दे दिया। डॉक्टर के अनुसार ये चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी, जिसे मरीज भी पी सकते थे। अब उन्हें हॉस्पिटल की कैफेटेरिया की डील मिल गई, क्योंकि उनकी खासियत नींबू वाली चाय और अदरक वाली कॉफ़ी थी। कैंटीन में उन्होंने रमा जी की तस्वीर भी लगा दी। जोड़ते हुए फिर काम शुरू करते उन्होंने चाय बनाने का तरीका किसी और से शेयर न किया, क्योंकि ये रमा जी की खासियत थी। उनके बेटे बहू ने कभी उनकी खबर ही ना ली। इसका दुख उन्हें हर पल रहता। अब इतने पैसे होने का बावजूद उसका सुख अकेले भी उठाया ना जाता था। उन्हें खुशी भी थी। वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे, क्योंकि यहाँ आने वाला परेशान मरीज का तीमारदार उनकी स्पेशल चाय काफ़ी अपने मरीज को पिला पाता था। कैफेटेरिया भी भीड़ उन्हें दिन भर व्यस्त रखती थी, लेकिन बेटे की याद दिल से जाती ही ना थी। एक बार उन्हें रूम नंबर 205 से चाय पहुंचाने का ऑर्डर आया और उन्होंने अपनी स्पेशल चाय काम करने वाले लड़के के हाथ पहुंचा दी। अंदर प्रकाश जी अपने केबिन में थे और हिसाब किताब देख रहे थे। तभी काम करने वाले लड़के ने आकर कहा, सर बाहर कोई आपसे बात करना चाहता है। प्रकाश जी चौंक गए और उन्होंने पूछा, कौन है और क्या बात है? लड़के ने कहा, सर वो रूम नंबर 205 वाला आदमी चाय पीने के बाद बोला कि मालिक को बुलाओ और अम्मा जी की तस्वीर भी देखता जा रहा है। ये बात सुनकर प्रकाश जी चौंक गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, कह दो सर बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते। प्रकाश जी के दिल में कुछ चल रहा था और उन्होंने अपने कदम रूम नंबर 202 की तरफ बढ़ा दिए।
उस रूम की तरफ देखते रहे कि कोई तो बाहर आएगा। जैसे ही उस नर्स रूम में आई तो उन्होंने जाकर चुपके से उस खुले दरवाजे से रूम में झांक लिया। अंदर देखा तो हैरान रह गए। वहाँ उनका बेटा अमन खड़ा था। बहू सुहानी बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। नर्स इंजेक्शन भर रही थी और अमन चिंता में खड़ा परेशान नजर आ रहा था। ये देखते ही प्रकाश जी चिंता में डूब गए कि सुहानी को अचानक क्या हुआ है। अमन के चेहरा देखकर तो लग रहा था कि हालत कुछ गंभीर है। क्या करूं, किससे पूछूं? प्रकाश जी कमरे के बाहर ही खड़े थे और नर्स का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन नर्स भागते हुए बाहर आई और वार्ड बॉय को आवाज़ लगाने लगी, जल्दी से स्ट्रेचर ला दो, 202 के पेमेंट की हालत ख़राब है। वार्ड बॉय जल्दी से भागकर स्ट्रेचर लाने लगा। प्रकाश जी ने देखकर घबरा गए कि उसको क्या हुआ है, लेकिन अमन को बाहर आते देखकर उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। बाद में पता करने पर पता चला कि सुहानी के पेट में ट्यूमर था और सुहानी की हालत गंभीर हो रही थी। वो समझ गए कि उनके यहाँ आने वाला व्यक्ति उनका बेटा ही था, वही था जो चाय के स्वाद को पहचान कर आया था, और वो अमन ही था जो रमा की तस्वीर को देख रहा था। वो उसका सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक हॉस्पिटल में होने पर भरोसा नहीं था कि नियति कब उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दे। और ऐसा ही हुआ। जब रात को टाइम काफ़ी हो गया तो उनके जाने का समय हो गया। वो बस आखिरी हिसाब देख रहे थे और स्टाफ भी जा चुका था। ठक से दरवाज़ा खुला तो प्रकाश जी ने गर्दन उठाकर देखा। सामने देखा तो आंखें फटी रह गईं। अमन वहीं चला आ रहा था। यूं अचानक उसे सामने देखकर प्रकाश जी भौचक्के से थे, लेकिन अब सामना करना ही था और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कुछ देर तक अमन उन्हें खड़ा देखता रहा और प्रकाश जी कुछ न बोल पाए। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी जैसे कि उन्होंने कुछ गुनाह किया हो। पहले अमन बोला, बोलिए पापा, कुछ बोलते क्यों नहीं? कब तक छुपेंगे? मैंने तो उस चाय के स्वाद से आपको पहचान लिया था। तुम मुँह छुपाकर घर से भागते, आपको शर्म नहीं आई? प्रकाश जी हैरान थे और अमन की किसी बात का मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जोर से कहना, क्या चाहते हो? मैं मुँह छुपा कर क्यों भागूंगा? अमन ने हल्के से हंसकर कहा, क्योंकि आपने चोरी की थी। प्रकाश जी ये सुनकर आग बबूला हो गए। अमन, मैं बाप हूँ तेरा, क्या बोल रहा है? अमन भी उतनी ही आवाज़ में बोला, 2 साल पहले क्या आप पैसे चुरा कर चुपके से नहीं भागे थे? सुहानी के सोने के जेवर भी उठाए थे। बोलिए, क्या ये सच नहीं है? प्रकाश जी ने ये सहन न हुआ तो उन्होंने अमन को आगे बढ़कर थप्पड़ मार दिया। अमन इस अचानक पड़े थप्पड़ से तमतमा गया। जोर से चिल्लाता हुआ बोला, उस पैसे और जेवर से बिजनेस खड़ा कर किया आपने, और सुहानी जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है, इसके इलाज के लिए भी पैसे पास नहीं कुछ बचा। आपके कारण ही घर बर्बाद हो गया। प्रकाश जी ने इस पर अमन से कहा, खबरदार जो एक आगे शब्द भी कहा। तुम्हें पता भी है कि जिस बहू के बारे में बात कर रहा है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने एक बैग में सामान डालकर मुझे घर से रात को इतनी ठंड में धक्का दे दिया और कह दिया था कि कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पैसे और गहने की बात कर रहा है वो सब वही बताएगी कि उसने उसका क्या किया। अमन भौचक्का था, क्योंकि उसे तो सुहानी ने यही बताया था, पापा पैसे गहने लेकर घर से चले गए हैं। अमन आंखों में आंसू लाकर बोला, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो सुहानी के ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। वो मर गई तो ये सच दबा रह जाएगा। अमन तो रोता देखकर प्रकाश जी थोड़ा पिघल गए और पूछने लगे, क्या हुआ है? अमन ने बताया कि सुहानी बहुत दिन से बीमार है और इतनी सारी दवाई और बाकी खर्चे में वो काफ़ी खर्चा कर चुका है, और ये हॉस्पिटल इसकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन अब खर्चा कैसे करेगा? उसके पास कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक घर बचा है और सब बेच चुका है। घर बेचा तो बेघर हो जाएगा। सुहानी के इलाज के लिए भागते भागते नौकरी छूट चुकी है। ऐसे में घर बेचकर वापस बनाया भी नहीं जा सकता। कोई लोन देख रहा है जिससे सुहानी का इलाज हो सके। तभी उसके पास एक नर्स आई और बोली, सर मैंने आपको कहाँ खाना नहीं ढूंढा, कल आपको 4 लाख रुपए जमा करने होंगे, क्योंकि ऑपरेशन कल ही करना होगा। इसके बाद डॉक्टर बाहर चले जाएंगे और वैसे भी पेशेंट की हालत खराब हो रही है। अमन जोर से बोला, लेकिन सिस्टर मैं अचानक कल पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करूंगा? नर्स ने कहा, सर आप देख लीजिए, आपका पेशेंट भी परेशान ही है। कहकर नर्स जा चुकी थी और अमन धम से कैफे में पड़े सोफे और पर बैठ गया। अमन, प्रकाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। अमन उससे कसकर लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। अमन रोते रोते कह रहा था, पापा मैं सुहानी के बिना क्या करूँगा?
आप भी तो मम्मी के बिना परेशान है, तभी तो आपने यहाँ उनकी फोटो लगाई है। प्रकाश जी इस समय उसका दर्द समझ तो रहे थे, मगर जो उनके साथ हुआ था वो भूलने लायक भी नहीं था। नेकी का दरिया में डाल, ये कहावत जो कि उनके कैफे की एक दीवार पर फ्रेम लिखकर जड़ी हुई थी, उस पर उनकी नजर गई। उनका अंतर्मन चीखने लगा, क्यों प्रकाश, क्या तू ऐसा ही है? क्या किसी का दर्द तू देख सकता है? भले वो तेरी बहू है, लेकिन इंसान भी तो है जो मरने वाली हालत में पड़ी हुई है। ऐसे में मदद करके तू भले किसकी नज़र में भगवान न बने, मगर अपना चेहरा तो आईने में देख पाएगा। प्रकाश जी का अंतर्मन उन्हें झकझोर रहा था। एक मन कर रहा था कि आखिर ये सब किसका है, क्या है ये तेरा जो साथ जाएगा। दूसरी तरफ मन कर रहा था कि भूल जा सब और एक इंसान बनकर दूसरे इंसान की मदद कर दे। प्रकाश अपने मन के आगे हार गए और उन्होंने अमन से कहा, मैं कल डॉक्टर से बात करता हूँ, कुछ पैसे कम हो जाएंगे, जितने लगेंगे मैं लगा दूंगा, तुम बस सुहानी का ख्याल रखना। अमन ने सुनकर रोता हुआ प्रकाश से लिपट गया। ये वही अमन था जिससे थोड़ी देर पहले प्रकाश जी पर इल्जामों की बरसात की थी। या बरसात तो उसकी आंखों से हो रही थी। अगले दिन सुबह ही प्रकाश जी ने डॉक्टर से बात करके सारा इंतजाम कर लिया। डॉक्टर साहब ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, ऑपरेशन ठीक होगा। सुहानी का ऑपरेशन हो गया और सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जब भी अमन समय निकालकर प्रकाश जी के कैफे में मिलने आता तो उससे नहीं मिलते। बाकी समय अमन भी सुहानी का ख्याल रखने में व्यस्त रहता। कई दिन बाद प्रकाश जी अमन से टकरा ही गए और अमन उनसे सुहानी के पास चलने की जिद करने लगा। प्रकाश जी ने वह टाला, लेकिन फिर अमन ने कहा, पापा कल सुहानी को लेकर चला जाऊंगा, मैं चाहता था कि वो एक बार आपसे मिल ले। प्रकाश जी का अनमना सा मन देखकर अमन ने कहा, पापा मैं जानता हूँ कि आप हमसे नाराज़ हैं और सुहानी से भी उसके बर्ताव के कारण नाराज़ हैं, लेकिन बस एक बार मिल लीजिए। अमन की बात मानकर प्रकाश जी उसके साथ सुहानी के पास कमरे में चले गए, लेकिन सुहानी उन्हें देखते ही बोली, अमन तुम पागल हो क्या? इनकी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी है, तुम इन्हें यहाँ कहाँ से ढूंढ लाए हो? अमन ने कहा कि बस एक बार तुम्हें देखने आए हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी सुहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसके दिल में अपनी पोल खुलने का डर भी होने लगा। इसी कारण उसने चिल्लाकर कहा, इन्हें अभी भगा दो यहाँ से, तुम्हारे बाप की शक्ल से नफरत है मुझे। प्रकाश जी उसकी बात सुनकर आंख में आंसू भर कमरे से बाहर जाने लगे। अमन ने तेजी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रकाश जी ने कहा, बहुत हो गया, मुझे और इनाम नहीं चाहिए। अमन ने तुरंत कहा, नहीं पापा, सुहानी को आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सुहानी ने झट से कहा, मैं क्यों मांगूंगी माफ़ी? इस बार अमन से रहा न सका और जोर से चिल्लाए, खामोश हो जाओ सुहानी, तुम्हारी हालत पर तरस खाकर बोल रहा हूँ, वरना तुम तो किसी की भी काबिल नहीं हो। ये जो तुम्हारा इतना महंगा ऑपरेशन हुआ है, इसका सारा खर्च पापा ने ही दिया है, जिस पर तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। और मैं भी नाराज़गी में पापा को ढूंढने तक न गया, जाने कहाँ कहाँ पापा ने सिर्फ तुम्हारे कारण धक्के खाए होंगे और आज पापा की इस मुसीबत में काम आए हैं। तुम इनके कारण जिंदा हो। प्रकाश जी का हाथ थामे हुए अमन रोता हुआ बोलता जा रहा था। अमन की ये बातें सुनकर सुहानी ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी, क्योंकि वही हुआ था जिसका डर था। उसकी सारी पोल खुल रही थी और शर्मिंदगी से उसका सिर झुका जा रहा था। प्रकाश जी अमन का हाथ छोड़कर कमरे से जाने लगे, लेकिन अमन ने कहा, पापा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, अब मुझे उन सब का एहसास हो रहा है। मैंने हमेशा गलत में भी सुहानी का साथ दिया, जिससे मैं अपनी ही नज़र में गिर चुका हूँ। इतना सुनकर सुहानी भी बिस्तर पर लेटे हुए ही बोल उठी, पापा जी गलतियाँ मेरी ही ज़्यादा हैं, अमन ने सब मेरे कारण किया है, आपने मेरे लिए इतना सब किया, मेरे इतना गलत करने के बाद भी समझ नहीं आता है कि अब किस मुंह से माफ़ी मांगूं। प्रकाश जी बोले, तुम दोनों को एहसास हो गया है, यही काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रकाश जी रोकने से भी न रुके। अमन कहता रह गया, पापा प्लीज़ मान जाइए, हमारे साथ घर में रहिए, माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। लेकिन प्रकाश जी ने एक न सुनी और कहा, बेटा मैं अब और न झेल पाऊँगा, अब मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता, तुम खुश रहो, बस एक बाप होकर मुझे जो करना चाहिए था वो कर दिया। अमन बोल उठा, पर मैं ही अच्छा बेटा ना बन पाया। ये कहकर अमन बिलखता रहा, लेकिन प्रकाश जी हाथ छुड़ाकर चले गए। प्रकाश जी की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो सुहानी और अमन ने किया था उसकी तारीफ आज तक ना भूल सके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।